Hi, my name is Muskan. I'm here to give you the review of GS Foundation course of Sarthi IS. The purpose of why I am making this video because I received lots of queries and questions from my friends also कि कोचिंग कैसे वर्क करता है एंड GS फाउंडेशन जहाँ से मैंने किया था वो कैसे वर्क किया मेरे प्रिपरेशन में. रोल ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगेन हम वही बातें डिस्कस करेंगे. अब फिर कुछ चीज़ें मैंने नोट डाउन किया जैसे कि शुड यू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, राइट. बेसिकली मैंने अपना जो भी प्रिपरेशन किया था वो सेल्फ स्टडी से किया था फर्स्ट अटैम्प्ट में. तो मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो 2024 में था, मई में, क्योंकि मैंने अपना प्रिपरेशन जैसे स्टार्ट किया था सितंबर और अक्टूबर 2023 में, राइट. सो वहाँ पे एक्चुअली क्या था कि मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था. ऑब्वियस ही बात है, सेल्फ स्टडी मैंने किया था, बट प्रिपरेशन मेरा मतलब मैं सीरियसली इस चीज़ को प्रिपेयर कर रही थी. ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत ऊपर ऊपर से कर रही हूँ, ऐसा नहीं था. सो ये मेरा सीरियस अटैम्प्ट में लेके चल रही थी. सिंस मेरा बैकग्राउंड आर्ट है, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है. तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हिस्ट्री से, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि पिलर्स ऑफ यूपीएससी में 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ठीक है. तो सबसे पहले जो मेरे लिए ईजी था वो हिस्ट्री था, तो मैंने हिस्ट्री से स्टार्ट किया. काफ़ी चीज़ें मैंने रीड करी, समझ में आया. ज्योग्राफी मेरे लिए थोड़ा सा ज्योग्राफी में क्योंकि साइंटिफिक है एंड थोड़ा सा टेक्निकल है तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत होती थी, बट अगेन मैं यूट्यूब चैनल पे जाके वहाँ से सारी चीज़ें क्लियर कर लेती थी, तो मेरे लिए ईजी था अंडरस्टैंड करना. एंड बट माई बिगेस्ट प्रॉब्लम वॉज इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक, क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. तो मेरे लिए ये दिक्कत हो गई थी कि इकोनॉमी और साइंस एंड टेक में मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी. एंड द रीज़न बिहाइंड दैट, इस रीज़न से बेसिकली क्या हुआ कि मैं यूट्यूब चैनल से बहुत हेल्प लेती थी ज्योग्राफी के लिए भी. पॉलिटी उतना मेरे लिए टफ़ नहीं था क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड IR इंटरनेशनल रिलेशन मेरा ग्रेजुएशन का पार्ट रह चुका है. मैंने ऑनर्स किया है इससे, ठीक है. तो इकोनॉमी के लिए, साइंस एंड टेक के लिए, एनवायरनमेंट के लिए मैं विज़िट करती थी डॉक्टर शिवीन सर के चैनल को, ठीक है. यहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिला मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में. एंड जो भी चीज़ें मैंने प्रिपेयर किया था या जो भी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था ये इन्हीं के यूट्यूब चैनल से क्लियर किया था. कुछ यूट्यूब चैनल्स और थे जिनसे मैंने मतलब कुछ पल्लवी मैम के भी कुछ वीडियोस थे यूट्यूब पे और नोट्स मुझे मिल गए थे जो कि मैंने फॉलो किया था ज्योग्राफी के लिए, जो कि मुझे काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली थी इनको पढ़ के. फिर जब मैंने अपना फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया 2024 में, मई में मैंने अपना फ़र्स्ट अटैम्प्ट दिया 2024. तो क्योंकि प्रिपरेशन 6 to 7 मंथ्स का था तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में मैं फ़ेल हो गई, राइट. एंड फिर मैंने आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि मैं किस रीज़न से, क्योंकि मैं यहाँ पे GS और CSAT दोनों में फ़ेल हो गई, ठीक है. तो फिर मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि मैं कहाँ पे मेरा मिस्टेक रहा है, ठीक है. सो किस वजह से मैं फ़ेल करी मैं आपको ये बताना चाहूँगी. सो वाई आई कुड नॉट क्लियर, क्योंकि मेरा जो स्ट्रक्चर था पढ़ाई करने का, जो एक प्रोसेस था, उसको मैं फ़ॉलो कहीं ना कहीं नहीं कर पा रही थी. कहीं ना कहीं 6 to 7 मंथ्स में ये प्रिपरेशन का मतलब प्रिपरेशन को इससे ज़्यादा हमें टाइम देना चाहिए, बट मैंने इतना ही दिन प्रिपेयर करके अपना फर्स्ट अटैम्प्ट पे दिया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि सफिशिएंट टाइम नहीं है, ठीक है. थोड़ा सा टाइम मेरे को और देना चाहिए था जिसमें कि मैं आंसर राइटिंग कर लेती या PYQs के क्वेश्चन सॉल्व कर लेती या थोड़ा प्रैक्टिस करती. कहीं ना कहीं इसका लैक, तो इसलिए मैं स्ट्रक्चर्ड में ये सब सारी चीज़ें रखूँगी. फिर PYQs को मैंने बिल्कुल ही नज़रअंदाज किया क्योंकि PYQs का इम्पोर्टेंस बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं उनको नहीं पता होता है. इसकी यूटिलिटी जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया और बाद में मतलब टॉपर्स भी बताते हैं बट सेल्फ वो फॉलो नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं ना कहीं. और थर्ड जो चीज़ें थी जो मैंने फाइंड आउट किया, एक मेंटोरशिप, मतलब एक मेंटोर का क्या रोल होता है यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि मैं चीज़ों को पढ़ती थी बट उस पर ज़्यादा टाइम दे के पढ़ती थी. अब मुझे अब जैसे अगर मान लो कि मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ तो मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, है ना, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए नेशनल मूवमेंट पे, ठीक है, आइडियोलॉजीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स पे देना चाहिए. बट मैं बीइंग अ बिगनर, क्योंकि मुझे हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट लग रही है ना, तो मैं एडवेंट ऑफ यूरोपियन पे ज़्यादा टाइम दे रही हूँ. इस वजह से ऐसा हुआ कि जिस पोर्शन पे मुझे ज़्यादा टाइम नहीं भी देना था वहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम दे रही थी.
तो एक लैक ऑफ मेंटोरशिप लगा कि कहीं ना कहीं अगर कोई बताने वाला होता तो वो बता पाता कि कहाँ पे आप लैक कर रहे हो, कहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम देना है और कहाँ पे आपको कम टाइम देना है। यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट का रोल आ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया सारथी आईएएस में, सारथी आईएएस को मैं कैसे, क्योंकि सारथी आईएएस से मैंने जीएस फाउंडेशन का कोर्स लिया एंड शिविन सर की वीडियोस लेक्चर्स में देखती थी, तो उस टाइम पे सर सारथी आईएएस में पढ़ाया करते थे, तो मेरे माइंड में सारथी आईएएस था कि वहाँ पे एक बार ही देखती हूँ। तो कोचिंग चूज़ करने से पहले सबसे पहले मैंने सारथी आईएएस को ही क्यों चुना, क्योंकि जो भी टीचर्स हैं यहाँ पे वो यंग टीचर्स हैं। मतलब आप शिविन सर को देख लो, वो ऑलरेडी आईआरएस ऑफिसर रह चुके हैं। 2022 में उन्होंने क्लियर किया था एग्ज़ामिनेशन। मोदी जान सर को देख लो, उन्होंने भी 3 टाइम्स यूपीएससी इंटरव्यूज़ क्लियर किया है, टॉपर्स रह चुके हैं। वरुण सर ऑलरेडी, तो दीज आर यंग टीचर्स। पल्लवी मैम, कंवल सर, दीज आर यंग टीचर्स, तो दे नो द ट्रेंड। मेरे को जो सबसे चीज़ें इंस्पायर करी और मोटिवेट करी वो यही चीज़ थी कि वो ट्रेंड को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो बाकी इंस्टीट्यूट है या जो बाकी एक्सपीरियंस टीचर हैं, जो हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस है, बट कहीं ना कहीं वो ट्रेंड को नहीं फॉलो कर पाते हैं। अगर मान लो कि जो 2012 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है या 2013 में जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पेपर बनाया है, वो 25 का आप देख लो, आपको ट्रेंड में पता चल जाएगा। यू विल बी एबल टू सी कि कितना डिफरेंस है, ठीक है। एंड इस चीज़ को देखते हुए मेरे को थोड़ा सा उन फैकल्टीज़ पे मैं ज़्यादा फोकस कर रही थी जो ट्रेंड को एनालाइज करें और ऑफ कोर्स जिनके पास क्रेडिबिलिटी हो। तो इन सारे फैकल्टीज़ के पास क्रेडिबिलिटी थी, ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट कि सारथी आईएएस इज़ वेरी अफोर्डेबल, तो मैंने इसलिए भी इसको चूज़ किया, राइट। एंड सो सबसे पहले फिर मैंने जब फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया 2025 में ही मैंने ज्वाइन किया था फाउंडेशन कोर्स। तो हमारा जो सबसे पहले जो क्लास हुआ था वो ज्योग्राफी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। एंड ज्योग्राफी पल्लवी मैम पढ़ाती हैं, तो इनका जो पढ़ाने का जो तरीका है ये चीज़ों को एक्चुअली कोरिलेट करती हैं। जैसे अगर मान लो कि वो साइक्लोन पढ़ा रही है या मानसून पढ़ा रही है, तो विंड का क्या इम्पैक्ट है, जेट स्ट्रीम का क्या इम्पैक्ट रहेगा, या क्लाइमेट चेंज को, मतलब मानसून क्लाइमेट चेंज को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें को रिलेट करके पढ़ाती हैं। अगर मान लो कि मैं बीइंग अ बिगिनर अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ या कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ती हूँ, तो मैं ये चीज़ें को रिलेशन में नहीं ला पाऊँगी, को रिलेट नहीं कर पाऊँगी। इस वजह से शायद मैं उस चीज़ को उतना डेप्थ में ना समझूं जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो यहाँ से मुझे ये सारी चीज़ें, मतलब ज्योग्राफी में जो डिमांड था वो मुझे मतलब मिला पल्लवी मैम से। बाकी यहाँ पे जैसे अगर कोई भी डाउट्स होता है तो ग्रुप मेंटोरशिप होता है, वहाँ पे वीक में एक बारी ग्रुप मेंटोरशिप में आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। मेंटोर आपको गाइडेंस भी देता है जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हैं उसकी वजह से, मतलब उसको लेके, राइट। एंड देन यहाँ पे जो हिस्ट्री सर पढ़ा रहे थे, कंवल सर थे, कंवल सर हिस्ट्री पढ़ाते हैं यहाँ पे। एंड इनका जो हिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका है दैट वाज ऑसम, बिकॉज कि ये जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो इंटरलिंकिंग करके पढ़ाते हैं। हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका इनका ये है कि व्हाट इज़ हिस्ट्री, है ना। अगर हम मतलब अगर कोरिलेशन में इंटरलिंकिंग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो हिस्ट्री को पॉलिटी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, इकोनॉमी के साथ इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं, वो ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं। इनका कहना ये है कि जो भी चीज़ आप आज हम पॉलिटी या इकोनॉमी या ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं तो हिस्ट्री का पार्ट रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में पढ़ते हैं। जो आज मान लो कि पॉलिटी में हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से आया है, जो लास्ट 2 इयर्स का स्ट्रगल हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फेस किया था वो हमें बाउंड करता है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करें, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हम पढ़ते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू लाइफ हो गया, ये कहाँ से आया है, जो ब्रिटिशर्स आए थे पहले ये सारी चीज़ें नहीं था, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आए थे राइट टू लाइफ था ही नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो बिल्कुल ही नहीं था। तो ये चीज़ें हमें बाउंड करती है कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करें। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, इट वॉज पार्ट ऑफ हिस्ट्री, राइट। तो इस तरीके से वो इंटरलिंक करके पढ़ाते हैं। फिर हम आ जाते हैं सोसाइटी में, ठीक है, जो कि सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़ एंड आईआर वरुण सर पढ़ाते हैं। एंड वरुण सर का पढ़ाने का तरीका ये है कि जैसे जिस तरीके से आप सोसाइटी पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते हैं। जैसे विमेन का आज जो रोल है वो ऐसा क्यों है, ठीक है।
वुमेन एम्पावरमेंट पे जो बातें होती हैं, कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में है तो सही, लेकिन हम चीज़ों आसपास अपने चीज़ों को देख के एनालाइज नहीं करते हैं, ठीक है, कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी क्यों है। तो ये सारी चीज़ें वरुण सर हमें सुझाते हैं, राइट, कि आप इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करो। जब आप इन सब चीज़ों पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आप आंसर्स में वो चीज़ें रेप्लिकेट कर पाएंगे, ठीक है। आईआर में अगेन सर ये बोलते थे कि आईआर को समझने के लिए आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है तो आईआर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड आईआर, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हिस्ट्री से ही ड्रिवन है, राइट, चाहे वो आईआर हो या कोई भी चीज़ हो। तो ये वरुण सर का पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड जीएस पेपर 2 में ही, क्योंकि सोशल इश्यूज़ हैं, बट वरुण सर कहते हैं मैंने इसके सामने सोशल इश्यूज़ एंड आईआर इसके सामने ही लिख दिया। जीएस पेपर 2 में अगर मैं बात करूँ तो पॉलिटी जो है वो मुदित गुप्ता सर पढ़ाते थे। एंड क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मतलब मैंने आपको बताया कि मैंने पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो मेरे लिए उतना टफ नहीं था, बट सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। इनका भी इंटरलिंकिंग जो पैटर्न है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सीसैट में सर ने बहुत मेरे लिए हेल्पफुल था इनका सीसैट पढ़ाना, क्योंकि सीसैट में भी ये बहुत अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ाते हैं। बाकी जीएस पेपर 3 आपको पता ही है, डॉक्टर शिवेन सर पढ़ाते हैं, जिसमें कि एनवायरनमेंट साइंस एंड एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें सर पढ़ाते हैं खुद ही। एंड इनका पढ़ाने का जो तरीका है ये बेसिकली क्या करते हैं, ये डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। एंड किसी भी टीचर के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो हर एक डॉट्स को कनेक्ट करें। इनका जो पैटर्न है लॉजिकल अप्रोच के साथ ये लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे साइंस एंड टेक में मुझे दिक्कत आ रही थी, तो जैसे नहीं होता कि मतलब नाम ही बहुत ऐसा है कि आपको समझ में नहीं आता, ठीक है, तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता था। बट जब सर का मैं लेक्चर्स देख लेती थी एंड उसको फिर से रिवाइज़ करती थी, तो मैं पूरा क्लास ही रिवाइज़ कर लेती थी। और मुझे ऐसा लगता था सर एकदम कहानी की तरह इस तरीके से इंटरलिंक करते हैं ना, कि आप एक बारी क्लास को रिवाइज़ करें, आपको चीज़ें याद हो जाती थी बहुत ईजिली। सो इस तरीके से पढ़ाते थे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जीएस पेपर 4 एंड ऐसे मुदीत जैन सर पढ़ाते हैं। एंड यहाँ पे जैसे मुदीत जैन सर का पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो डे टू डे लाइफ का भी एग्जाम्पल लेते हैं और रामायण महाभारत का भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप एथिकल अनएथिकल को जस्टिफाई करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्पल्स लेने ही पड़ते हैं जो एपिक्स बुक्स हैं, ठीक है। सो इनका पढ़ाने का तरीका मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ऐसे को लिखने के लिए ये एक ही अप्रोच नहीं देते, कम से कम 10 अप्रोचेस देते हैं। और इनका कहना है कि पेस्टल अप्रोच तो सब फॉलो करता है, आप अदर अप्रोचेस पहले फॉलो करें, उसके बाद आप जहाँ पे आपको ऑप्शन ना मिले वहाँ पे पेस्टल अप्रोच फॉलो करें। तो इस तरीके से। एंड जैसे जैसे हमारी क्लासेस होती थी ना, सब्जेक्ट जैसे जैसे कवर होता था, मॉड्यूल टेस्ट होता था, और एवरी संडे भी जैसे प्रीलिम्स का टेस्ट होता था, तो काफ़ी अच्छा था। एंड मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैंने 2025 का जो प्रीलिम्स है उसको स्किप किया, क्योंकि मैं एक बैगेज ऑफ फेलियर लेके नहीं चलना चाहती थी, क्योंकि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं थी, राइट। सो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या चीज़ें समझ में आई और मेरे स्टडी में क्या चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन हुआ, वो ये हुआ कि एक स्ट्रक्चर में फॉलो करने लगी। स्ट्रक्चर ये था कि सबसे पहले क्लास लेने से पहले मैं PYQs देखती थी, फिर क्लास लेती थी, फिर क्लास का रिवीजन करती थी, फिर रिवीजन के बाद मैं PYQ सॉल्व करती थी, ठीक है। ये एक पैटर्न बन गया था मेरा, और जो कि हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए और अपने स्टडी में इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हमारा पूरा जो इंटीग्रेटेड सिलेबस है वो कवर हुआ, तो हम लोग को जैसे यहाँ पे MMP एक पोर्शन होता है, मेंस के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। सो मेंस के लिए अगेन जो GS पेपर 4 है ना, वो मुदीत सर पढ़ाते हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर क्लासेस होती हैं, ठीक है, हर एक पोर्शन का, जैसे GS पेपर 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे की क्लासेस होती हैं यहाँ पे। एंड जब आपके पास कंटेंट आ जाएगा तो उस पर राइट स्मार्ट ये लोग कराते हैं। राइट स्मार्ट क्या है? राइट स्मार्ट शिवेन सर कराते हैं एंड मुदीत जैन सर कराते हैं, ठीक है। तो राइट स्मार्ट में जो थीम्स हम पढ़ते हैं या जो थीम्स PYQ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस थीम को पिक करते हैं और उस पर ये बताते हैं कि क्या अप्रोचेस आपको यूज़ करना है उस थीम पे, राइट। तो इससे क्या होता है कि आपके पास पॉइंट जनरेट करने के लिए कम से कम अप्रोच आ गया, सो आप इजीली पॉइंट जनरेट कर लेंगे। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके पास 7 और 11 मिनट का टाइम होता है। तो अगर मान लो कि PYQ पे हमने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया है और सेम PYQ के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आ गया, तो वहाँ पे हमारे लिए इजी रहेगा
कि कुछ एटलीस्ट 30% हमारे पास 30 to 40% का कंटेंट तो रहेगा जो हमें सेम टू सेम रेप्लिकेट करना है, ठीक है, क्योंकि थीम वही है, ठीक है। और बाकी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को मीट करने के लिए हम लोग जो हमारे, क्योंकि इतना पढ़ ही लेते हैं कि आप उसमें ऐड ऑन कर देंगे, क्योंकि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन अलग रहेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, बट थीम रिपीट होने का यहाँ पे एक बेनिफिट ये मिलता है कि राइट स्मार्ट में ये क्या करते हैं कि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग इतना उस टॉपिक पे करा देंगे कि कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको याद आ ही जाएंगी उस टॉपिक से रिलेटेड। तो पॉइंटर्स आप बना लेंगे। बाकी जो अप्रोचेस देते हैं कि जैसे आप मान लो कहीं मोस्टली जो स्टूडेंट होते हैं पेस्टल अप्रोच यूज़ करते हैं, स्टॉक होल्डर के अप्रोचेस यूज़ कराते हैं सर। जैसे कि अगर कोई पर्सनालिटी पे टेस्ट मतलब कोई पर्सनालिटीज़ पे क्वेश्चन आ गया तो किस तरीके से, तो ये स्टॉक होल्डर का अप्रोच देते हैं कि मान लो कि स्टॉक होल्डर में क्या हो गया कि उस पर्सनालिटी ने इंडिविजुअल को लेके क्या बोला, सोसाइटी को लेके क्या बोला, कॉर्पोरेट्स को लेके क्या बोला, कंट्री लेवल पे क्या बोला। इस तरीके से हमारे पास 4-5 पॉइंट्स ऐसे आ गए जिसको हमें डायरेक्टली रेप्लिकेट करना है उन चीज़ों को, ठीक है। चाहे वो कोई भी पर्सनालिटी हो, आप स्टॉक होल्डर का अप्रोच फॉलो करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें आप लिख ही देंगे। बाकी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को देख के आपको मॉडिफाई करना है। एंड यही चीज़ यहाँ पे वो अप्लाई करवाते हैं लाइव आंसर राइटिंग सेशंस में। लाइव आंसर राइटिंग जो सेशन है इसमें क्या होता है, जो चीज़ें आपने यहाँ पे पढ़ी हैं, जिस थीम पे आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करा है, वहाँ पे आप इसका एप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो जिस थीम पे राइट स्मार्ट पे आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग किया, उसी थीम को सर वरुण सर पिक करते हैं एंड वरुण सर उसी थीम पे 5 क्वेश्चंस देते हैं एंड उन 5 क्वेश्चन को आपको 7 और 11 मिनट के अंदर लिखना होता है। अब 7 और 11 मिनट के अंदर आप कैसे लिख पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास कंटेंट था, अब आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लिया है, अब आपके पास अप्रोचेस है उस थीम पे, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसको टैकल कर जाएंगे। एंड ये जो एक्सपीरियंस है 7 और 11 मिनट्स का, क्योंकि जब आप 150 मार्कर वाले क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको 7 मिनट्स में लिखना होता है, 250 मार्कर वाले क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको 11 मिनट में कंप्लीट करना होता है। तो ये अगर आप बिल्कुल डे 1 से कर लें या जब आपके पास मेंस का कंटेंट है आप स्टार्ट कर लें, तो यू विल बी रेडी टू गो फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी हेल्प करी अपने प्रिपरेशन में, क्योंकि यहाँ पे आप सर एक्चुअली बाउंड कर देते हैं कि आपको 7 मिनट में ही क्वेश्चन लिखना है और 11 मिनट में ही मतलब आंसर्स लिखने हैं, राइट। तो एक बाउंडेशन क्रिएट हो जाता है जो कि आपको कंपेल करता है कि आप उतने ही देर में आपको आंसर कंप्लीट करना है। तो एक टेंडेंसी बन जाती है कि आप मेंस एग्जामिनेशन में भी जाएंगे तो उतने देर में आप कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। बेसिकली अभी जिस तरीके से इन्होंने कराया काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए। एज जीएस फाउंडेशन को मैंने ज्वाइन किया तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कैसे कराया इन्होंने, मेंस का प्रिपरेशन कैसे कराया। अभी जो बेसिकली मेरा जो टारगेट ईयर है वो 2026 का है एंड अभी भी मैं मेंस का ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वीडियोस थी ये रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कुछ मैंने ली थी और राइट स्मार्ट एंड लाइव आंसर राइटिंग कुछ लाइव भी था, कुछ पहले के भी रिकॉर्डेड्स मैंने इनके वीडियोस लिए थे, ठीक है। जो कि मतलब ऑलरेडी मैं कुछ पोर्शन तो कंप्लीट कर चुकी हूँ इनका। बाकी मेरा टारगेट 2026 है, तो जैसे सर लोग का भी बोलना ये है कि टिल दिसंबर हम मेंस रेडी हो जाएं, राइट। मेंस और ऑप्शनल के लिए हमें दिसंबर तक प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो मैं भी वही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि दिसंबर के बाद कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट होता है उसकी मेंटालिटी होती है कि वो प्रीलिम्स पे शिफ्ट कर जाता है जनवरी के बाद एटलीस्ट। तो इसलिए उस टाइम पे क्या होगा कि आपको बर्डन फील नहीं होगा कि आपने मेंस का प्रिपरेशन नहीं किया, आप प्रीलिम्स का मतलब डायरेक्टली प्रिपेयर कर रहे हो। अगर प्रीलिम्स हो गया तो फिर आप क्या करोगे। तो इसलिए दिसंबर जनवरी तक हमें मेंस का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, राइट। अब नाउ मैं यहाँ पे ये बताऊँगी आपको कि बेनिफिट फ्रॉम कोचिंग। तो मेरे जो केस में जो बेनिफिट मुझे लगा वो ये लगा कि जो मेरा स्ट्रक्चर मिसिंग था वो मैंने फॉलो कर लिया, वो मेरे पढ़ाई में इंक्लूड हो गया। स्ट्रक्चर में अगेन जो PYQs है, प्रीलिम्स एंड मेंस का जो प्रिपरेशन है इंटीग्रेटेड और मेंस का फिर अलग से, ये सारी चीज़ें मैंने अपने लेवल पे नहीं कर पाई थी सेल्फ स्टडी में। तो यहाँ से एक तो स्ट्रक्चर की पहले PYQs देखो, फिर क्लास देखो, फिर PYQ का क्वेश्चन रिवीजन करो, फिर PYQ का क्वेश्चन सॉल्व करो। ये स्ट्रक्चर में नहीं फॉलो करती थी। PYQ का इंपॉर्टेंस सबको पता है बट नहीं फॉलो हो पाता है, बट ये सारी चीज़ें मैंने इंक्लूड करा। मेंस, प्रीलिम्स और मेंस का जो है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करना और फिर मेंस का अलग से प्रिपरेशन करना, ये सारी चीज़ें मुझे इस पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिला।
जो कि मेरे को लगता है कि 20,000 रुपीज़ में, 20 to 25,000 रुपीज़ में काफ़ी इनफ है। अगर कोई कंपेयर करने के लिए बोले तो बाकी जो मार्केट में चल रहा है 1.5 लाख या 50 लाख, और यहाँ पे मैंने जो सारथी IAS में मैंने पे किया था 20,000, राइट, 19 to 20K रुपीज़। सो मैं अगर कंपेयर करूँ तो मैं इसके साथ ही जाऊँगी। क्यों मैं इसके साथ जाऊँगी कि मेरे को तो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक ये चीज़ है कि आपको ऑनलाइन ये क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो ऑनलाइन में आपके पास एक बेस्ट चीज़ ये है कि आप रिपीट क्लास देख सकते हो। अगर आपको दोबारा से क्लास देखनी है, अगर दोबारा से कोई कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उस क्लास को ओपन करो और उसको वॉच कर लो। तो ये चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आप टाइम मैनेज कर पाते हैं, मतलब जैसे हम बाहर आते हैं, दिल्ली कोई स्टूडेंट आता है, दिल्ली से पढ़ाई करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ट्रैवलिंग में, मेट्रो में अपना टाइम वेस्ट ही कर रहा है ना। सो मेरा क्या होता था, जो टाइम में 4 से 5 घंटे ट्रैवलिंग में वेस्ट करूँगी दिल्ली आके या कहीं भी, वो टाइम मैं अपने ऑप्शनल को दे पाऊँगी, राइट। सो इस वजह से भी मेरा ऑनलाइन थोड़ा सा ज़्यादा झुकाव था और मैंने अपने घर से ही प्रिपरेशन किया एंड काफ़ी अच्छा गया। मेरे को लगता है कि अगर मेरे को या किसी को भी अगर चूज़ करना चाहिए 1.5 लाख या 50,000 और 20,000 के बीच में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 20,000 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा मतलब मेरे को बेनिफिट मिला सारी क्लासेस से। सारे फैकल्टीज़ काफ़ी कोऑपरेटिव भी हैं। बाकी कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं इनकी जो मैंने फाइंड आउट करी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि शेयर करना ही चाहिए, क्योंकि है ना। सो सबसे पहले तो PDF का इशू था। जैसे अगर मान लो किसी फैकल्टी ने बोला कि PDF अपडेटेड है, तो डिले हो जाता है PDF अपडेट करने में, या फिर इंडेक्स कई दफ़ा मिसिंग होता है, तो है ना। अगर फैकल्टी बोल रहा है कि 1 to 10 पेज आपको पढ़ना है, इंडेक्स ही नहीं है, कैसे हम पढ़ें, है ना। सो वो चीज़ आपको रूल आउट करने में फिर प्रॉब्लम आती है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इशूज़ हैं जो मुझे थोड़ा सा फेस करना पड़ा, ठीक है। ये थोड़ा नेगेटिव में रखूँगी, क्योंकि फैकल्टीज़ मेरे को नहीं लगता कि वो नेगेटिव पॉइंट्स में मैं ऐड करूँगी, क्योंकि फैकल्टीज़ काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के। बाकी मतलब मेरे साइड से यही रहेगा कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप सारथी IAS को ज्वाइन करें, राइट। एंड थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। या थैंक यू।